हेलो हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 की एनसीईआरटी का जो अध्याय 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसके ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब हम उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो ज़्यादातर इस चैप्टर से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं जैसे कि इंस्टा एंड फेसबुक पे, तो आप इंस्टा एंड फेसबुक पे हिंदी मीडियम को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम मैथ्स के लिए आप एक स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइंस के लिए डियर साइंस को। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस अध्याय से। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है उससे, वो है फसल किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया इस चैप्टर से। ठीक है, और ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आप सबको आता भी होगा। तो फसल किसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है, तो मतलब फसल के लिए दो मेन कंडीशन है। पहला कि जो पौधे उगाए जा रहे हैं वो बड़े पैमाने पे उगाए जाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 2 पौधे लगा दिए आप उसको फसल बोलोगे, ऐसा नहीं है। ढेर सारे पौधे एक साथ होने चाहिए, साथ ही साथ वो पौधे एक ही प्रकार के होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हों, तभी हम उसे गेहूं की फसल बोलेंगे। किसी और चीज़ के होंगे तो उसको दूसरी फसल बोलेंगे भाई। ठीक, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फसल के बारे में पूछा जाता है कि फसल किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका एक क्वेश्चन तैयार नहीं है तो इसको समझ लो, तैयार कर लो। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो इस अध्याय से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है रबी व खरीफ की फसल किसे कहते हैं। साथ ही साथ इनका उदाहरण भी पूछ लिया जाता है। तो पहले बात करते हैं खरीफ की फसल। ठीक है, तो मैंने लिखा है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। यानी कि वो फसलें जिनको हम कब बोएंगे, वर्षा ऋतु में। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण अगर इसका पूछा जाए तो उदाहरण में आप लिख सकते हो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब क्या है, ये सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, फिर से बोल रहा हूँ, इसको हल्के मत लेना। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आगे अब बात करते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल किसे कहते हैं, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गई, सरसों हो गई, ठीक है ना, अलसी हो गई, ये सब क्या है, ये सब रबी की फसल के उदाहरण हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न को अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक है, इसमें बोला गया निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। जैसे कि मिट्टी तैयार करना हुआ, बुआई हुई, निराई हुई, थ्रेसिंग हुई, तो इनके बारे में भी ठीक है ना पूछ लिया जाएगा। हो सकता है चारों के बारे में एक साथ ना पूछा जाए, सिर्फ निराई के बारे में पूछा जाए कि निराई किसे कहते हैं, या फिर निराई के बारे में कुछ लिखो, है ना, या फिर बुआई के बारे में पूछ लिया जाए। लेकिन ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में से, इनमें से कोई ना कोई एक। तो पहले बात करते हैं जो इसका पहला हिस्सा है, यानी कि मिट्टी तैयार करना। तो यहाँ पर देखो पहला पार्ट यानी का मिट्टी तैयार करना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मिट्टी तैयार करने का मतलब है कि खेत की मिट्टी को बीज बोने लायक बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि मिट्टी को तैयार करने से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तो मिट्टी तैयार करने का सीधा सीधा मतलब है कि हम मिट्टी को इस लायक बना पाएँ कि वहाँ पे बीज बोया जा सके। ठीक है, इसमें मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाया जाता है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप खेत में हल चलाते हो, उसकी जुताई करते हो, ठीक है ना, तो मिट्टी उलटती पुलटती उससे वो पोली बनती है, भुरभुरी बनती है। ठीक है, बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मिट्टी को पोला बनाने का क्या लाभ है, या फिर मिट्टी को तैयार करने का क्या लाभ है ना। हम मिट्टी को क्यों तैयार करते हैं, देखो यार, मान लो आपने मिट्टी तैयार नहीं करी, खेत वैसे ही पड़ा हुआ है, तो उसकी वो मिट्टी ऊपर वाली सख्त हो जाएगी ना, उसमें आप बीज बोओगे वो उगेंगे नहीं सही से, इसलिए आपको उनको पहले तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप मिट्टी तैयार कर लोगे तो उसके बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें से 3 लाभ मैंने यहाँ लिखे। जैसे कि पहला है मिट्टी तैयार करने से जड़ों को श्वसन करने में सहायता होती है। क्यों भाई, क्योंकि यार जब मिट्टी आप तैयार करोगे, है ना, तो उसमें नमी बढ़ेगी, वो भुरभुरी होगी, तो वहाँ पे जो मिट्टी है उसमें जो हवा है वो भी आसानी से गहराई तक थोड़ा जाएगी, तो जड़ों को शोषण करने में आसानी होगी। साथ ही साथ मिट्टी को पोली बनाने से जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती हैं, है ना। मिट्टी पोली हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, तो जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। नहीं तो अगर मिट्टी सख्त होगी तो वो आसानी से गहराई तक नहीं जा पाएंगी। तीसरा क्या है, पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए अच्छी होती है। आपको पता है यार, ठीक है, केंचुए जो होते हैं ये फसलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये ह्यूमस प्रदान करते हैं, एक तरह से कह सकते हो ये प्राकृतिक खाद देते हैं फसलों को।
और अगर मिट्टी पोली होगी, भुरभुरी होगी, तो वो केंचुओं के लिए अच्छी है। तो मतलब केंचुओं की संख्या बढ़ेगी तो ह्यूमस की संख्या बढ़ेगी, यानी कि एक तरह से प्राकृतिक खाद की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इससे जो फसल है वो अच्छी रहेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न को तोड़ के भी पूछा सकता है। फिर से बोल रहा हूँ कि मिट्टी तैयार करने के क्या लाभ हैं, या तो ऐसे पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे भाई जुताई किसे कहते हैं, यहाँ से भी आपको ये भी मिल गया, या फिर पूछ लेंगे मिट्टी तैयार करने से आपका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर पूछते हैं तो वो सब अगर मैंने आपको ये बताया तो आप सब इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला अपना खाद है, यानी कि बुआई। तो बुआई में क्या है, बुआई किसे कहते हैं, तो मैंने लिखा है खेत में बीज बोने को हम क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जब कुछ बोओगे नहीं तो फसल कहाँ से होगी कि भाई। तो बुआई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चरण है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। मतलब बोने के लिए हम उन बीजों को चुनते हैं, उन बीजों को सेलेक्ट करते हैं जो अच्छे हों, ठीक है ना, क्योंकि अगर बीज अच्छे होंगे तो उनसे उगने वाली फसल अच्छी होगी। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है, मतलब वो ज़्यादातर उन्हीं बीजों को सेलेक्ट करेगा जो अधिक उपज दें, ठीक। बुआई की बहुत सी विधियां हैं, जिसमें से दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, पहली छिड़काव विधि, दूसरी सीड ड्रिल विधि। इनके अलावा भी बहुत सी विधियां हैं, बट ये दो मेन विधि हैं बुआई करने की, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। पूछा जा सकता है कि बुआई किसे कहते हैं, या फिर बुआई की दो महत्वपूर्ण विधियों के नाम बता दो, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक। अगला क्या है अपना निराई। निराई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निराई के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो निराई किसे कहते हैं, खरपतवार अथवा अवांछनीय पौधों को फसल के पौधों में से निकालना निराई कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मतलब क्या, मतलब समझो आपने गेहूं की फसल लगाई है, और उस गेहूं की फसल के साथ साथ जब आप गेहूं की फसल उगाते हो तो सिर्फ गेहूं के पौधे नहीं उगते, उसमें बहुत सारी घास फूस भी उग जाती है। तो जो ये अवांछनीय पौधे हैं, यानी कि अनचाहे पौधे जो फसल के साथ उगाए हैं, इनको हम बोलते हैं खरपतवार। इन्हीं खरपतवार को निकालना निराई कहलाता है। यानी कि गेहूं के पौधे में जो घास वगैरह उगी थी, आप अगर उसे हटाओ तो ये प्रक्रिया कहलाएगी निराई कर रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि निराई क्यों आवश्यक है। बहुत बार पूछ जाता है कि हम निराई क्यों करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, या फिर निराई क्यों आवश्यक है। तो हम इसका उत्तर में लिख सकते हैं, निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक और जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। क्या मतलब हुआ कि यार देखो, जो वहाँ पे पानी है या पोषक पदार्थ है, प्रकाश है या जगह है, वो मेनली फसल के लिए होनी चाहिए, है ना, तभी तो फसल हमारी अच्छी होगी। लेकिन अब फसल के साथ साथ अगर खरपतवार उग जाएगा तो खरपतवार क्या करेगा, पोषक तत्वों का बंटवारा कर लेगा, प्रकाश का बंटवारा कर लेगा, पानी का बंटवारा कर लेगा, तो इससे हमारी फसल पे गलत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं, इसलिए भी इनको हटाना जरूरी होता है, यानी निराई करना जरूरी होता है, ठीक है। तो फिर से बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, निराई किसे कहते हैं और क्यों आवश्यक है, आप इसको याद रखना। अगला क्या था, थ्रेसिंग, ठीक। तो थ्रेसिंग क्या होती है, आपने थ्रेसिंग होती हुई देखी होगी। अब तो कंबाइनर आ गया है, ठीक है ना, दोनों काम एक साथ हो जाता है, थ्रेसिंग का भी एक साथ और हार्वेस्टिंग का भी एक साथ। खैर, थ्रेसिंग किसे कहते हैं, अब इसकी बात करते हैं। काटी गई फसल के बीजों या दानों को भूसे से अलग करने को हम थ्रेसिंग बोलते हैं। मतलब मान लो आपने गेहूं की फसल काटी, अब आप गेहूं के दाने चाहोगे पौधे के बाकी हिस्सों से अलग हो जाएं, क्योंकि मेनली तो आपको गेहूं के दाने चाहिए ना। तो गेहूं के दाने जो हैं उनको अगर आप बाकी चीज़ों से अलग कर रहे हो तो उसे बोलेंगे थ्रेसिंग। अब ये बात सिर्फ गेहूं में लागू नहीं होती है, कोई भी फसल आपने उगाई तो फसल के बीजों या दानों को अगर आप भूसे वगैरह से अलग कर रहे हो तो उसे हम थ्रेसिंग बोलेंगे। पहले थ्रेसिंग थ्रेसर से की जाती थी, लेकिन अब यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। अंतर बताओ वाले क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ लेंगे, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे उर्वरक, यहाँ लिखेंगे खाद, ठीक है। तो उर्वरक का क्या मतलब होता है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। और जो खाद है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर या फिर मानव अपशिष्ट या फिर पेड़ पौधों के जो सड़े गले अवशेष है उनसे प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा अंतर है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। मतलब उर्वरक जो है, ठीक है, जैसे यूरिया वगैरह अगर आप गांव में रहे हो, ठीक है, तो ये जो होते हैं ना उर्वरक, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं।
जबकि जो खाद है ये खेतों में बनाई जाती है गोबर वगैरह से या फिर सब्जियों वगैरह का जो बचा हुआ हिस्सा, ठीक है ना, वो ज़मीन में दबा दो तो धीरे धीरे वो खाद बन जाता है। तीसरा क्या यहाँ पर, तीसरा है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अगला क्या है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, है ना, क्योंकि ये बनाए ही जाते हैं उसी लिए, ठीक है ना, उन्हीं चीज़ों से। जबकि खाद में जो ये पोषक तत्व हैं जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये उर्वरक के मुकाबला कम होते हैं, ठीक। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तो अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई किसे कहते हैं? विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है, या फिर फसलों में जल देना सिंचाई कहलाता है, ठीक। अब जल संरक्षित करने वाली 2 विधियों उन्होंने पूछी है ना। सिंचाई तो आप कैसे भी कर सकते हो, बहुत से तरीके हैं, लेकिन ऐसा तरीका जिसमें जल की बचत हो, यानी कि जल का संरक्षण हो, ऐसी 2 विधियाँ पूछ रहे हैं सिंचाई की। तो पहला है छिड़काव तंत्र, ठीक है, पहली विधि ये हो गई। दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। तो एक एक करके इनके बारे में हल्का हल्का बात कर लेते हैं। देखो, छिड़काव तंत्र में क्या होता है, यहाँ पे आपको ये चित्र ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, आप इस चित्र को देखो। इसमें क्या है, सिंचाई की इस विधि का उपयोग असमतल भूमि या जहाँ जल की मात्रा कम उपलब्ध हो वहाँ किया जाता है, ठीक है। तो मेनली या तो भूमि उबड़ खाबड़ हो, ठीक है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पानी की कमी हो, वहाँ पे हम इस विधि का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें पानी की बहुत बचत होती है, ठीक है। इसमें कैसे काम करता है थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें नलों पर ऊपर की तरफ नोज़ल लगे होते हैं जो निरंतर घूमते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे आप तो ये ऊपर ये नल पे नोज़ल लगे हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे ये, ठीक है, नोज़ल लगे हुए हैं जो ऊपर की तरफ घूमते रहते हैं, और घूमते हुए वर्षा के जल की भांति जल का छिड़काव करते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें से पानी फव्वारे की तरह निकलता है, जो ऐसा लगता है कि बारिश हो रही हो, आर्टिफिशियल बारिश, ठीक है। मतलब जैसे पास में कोई कुआं वगैरह है, मोटर वगैरह चला दी तो यहाँ से पाइप से पानी यहाँ पे गया, और यहाँ पे जो ये नोज़ल लगे हुए हैं इनसे फुहारे के रूप में ये पानी इधर उधर बिखरता है। तो इससे क्या होता है कि पानी डायरेक्ट पाइप से पहुँच रहा है फसल के पास, तो पानी की बहुत बचत होती है, पानी बर्बाद नहीं होता है। इसीलिए जो ये छिड़काव तंत्र वाली विधि है ये पानी को संरक्षित करती है, ठीक। अगली जो विधि है उसे हम बोलते हैं ड्रिप तंत्र, ठीक है। इसमें और भी ज़्यादा पानी संरक्षित रहता है, ठीक। यहाँ से मैं पहले फिगर समझा दूँ। इसमें भी मान लो यहाँ पे कुआं है या पानी का कोई स्रोत है, ठीक है, तो मोटर की सहायता से पाइप से पानी यहाँ पे लेके आए, और जहाँ जहाँ पौधे थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाए गए हैं उनकी जड़ों में, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है, ठीक है। तो इससे और ज़्यादा जल का संरक्षण होता है, क्योंकि पानी सीधा पौधों की जड़ों में ही जाता है और कहीं इधर उधर बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखो कैसे, सिंचाई की इस विधि में जल बूंद बूंद कर पौधों की जड़ में जाता है। यह फलदार पौधों एवं बगीचों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है। इस विधि में जल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले इलाकों के लिए वरदान है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। अगला क्या है, खरपतवार क्या है। हालांकि हम इसका डिस्कशन थोड़ा बहुत कर भी चुके हैं, ठीक है ना, पीछे, पर फिर भी अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आगे पूछा गया उसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अवांछित का मतलब है अनचाहे या जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो नुकसानदेह हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी समझाया था आपको कि आपने गेहूं की फसल लगाई, साथ में घास भी उग गई, तो घास जो क्या है, अवांछित पौधा यानी खरपतवार है, ठीक है। तो खरपतवार का नियंत्रण हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, खरपतवार पर हम निम्न तरीकों से नियंत्रण कर सकते हैं। पहला क्या, हाथ से खरपतवार के पौधे उखाड़ देना, मतलब जो पौधे आप उखाड़ सकते हो हाथ से, फसल के अलावा जो उगाए हैं उनको आप हाथ से उखाड़ दो, एक तरीका तो है। दूसरा क्या है, फसल उगने से पहले खेत को जो हम जोतते हैं उसमें हल चलाते हैं तो बहुत सारी घास फूस उखड़ जाती है, वो सूख जाती है, ठीक। अगला क्या है, खरपतवार नाशी का छिड़काव करना। बहुत से केमिकल्स आते हैं, ठीक है, दवाइयाँ आती हैं ऐसी, जिनको आप खेत में छिड़क दो तो जो अनचाहे पौधे हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन फसल के पौधों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ये सारे प्रश्न थे जो मुझे लगता था इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या लगता था, बल्कि ज़्यादातर यही प्रश्न हर साल रिपीट करके इनमें से कोई ना कोई पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।